हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज वेक्टर्स हमें करना है। बहुत बढ़िया चैप्टर है बट वेटेज कुछ खास नहीं है। वेक्टर साइंस वालों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इवन वेक्टर्स वो लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और सेम एग्जैक्ट वही वेक्टर्स पूरा का पूरा 12th क्लास में आपके यहां पे आके बैठ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। ऑब्वियसली साइंस का पार्ट मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। तो ध्यान से पढ़ना है वेक्टर्स। वेक्टर्स होता क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर इन डेली लाइफ, ठीक है, ये भी हमें थोड़ा सा देखना है। तो वेक्टर्स पर आते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि कहानी वेक्टर्स के अंदर क्या चलती है। सबसे पहले देखिए वेक्टर्स। देखिए आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दी जाती है कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैल्यू विद डायरेक्शन, वैल्यू विद डायरेक्शन। वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का मतलब सेम ही होता है। वैल्यू लाइक 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके की वैल्यूज आर कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। इनको मैग्नीट्यूड ही बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज contains magnitude as well as direction। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं यार, कहानी क्या है। क्वांटिटीज कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैंने ये बोला। देखिए सिंपल सी कहानी है इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लाइक वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं बोलूं फोर्स साइंस का, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कोई भी फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। किसी भी चीज पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। 5 न्यूटन का मतलब है, कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी इसके अंदर समझने में। न्यूटन का मतलब, न्यूटन बच्चे उसकी यूनिट होती है फोर्स की। जैसे अगर वेट की बात करें, 5 किलो वेट, ठीक है ना, तो वेट इज द यूनिट ऑफ किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। तो ऐसे ही न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता होगा कि 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे मैंने बोला किसी चीज को मुझे धकेलना है, मैं फोर्स लगाऊंगा भाई। किसी चीज को मुझे धकेलना है, मैं फोर्स लगाऊंगा। मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया मैंने आगे को, मैंने पुश किया आगे को धक्का मारा, तो डायरेक्शन क्या होगी, सीधी डायरेक्शन। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे धक्का मारा, राइट हैंड साइड पे धक्का मारा, तो राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन। लेफ्ट साइड पे धक्का मारा तो लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, और मुझे पता है फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना है। बच्चा कहेगा नहीं सर, जब मैं बेड को धक्का लगाता हूं ना घर पे बैठ के, तो मुझे पता नहीं होता कि उसमें कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है। अरे आपको नहीं पता, लेकिन वैल्यू तो कुछ ना कुछ लग रही है उसकी। और अगर आप बेड को खींच रहे हो या धक्का मार रहे हो, तो आपको डायरेक्शन भी पता है भैया किस डायरेक्शन में जाने वाला है वो। दैट इज द फोर्स, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसी पे आते हैं वेट। एक वेट जो होता है, वेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज आप वेट देखिए, अगर मैं बात करूं वेट की, किसी भी चीज के वेट की, मैंने बोला भाई मेरा वेट 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम। अब बोलोगे आप लोग कि सर आपका वेट 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम इज द यूनिट, बट वेट किसकी डायरेक्शन में होगा, नीचे। क्योंकि भैया मैं अगर चेयर के ऊपर बैठ रहा हूं तो मैं नीचे को फोर्स लगा रहा हूं, समझ रहे हो। मेरा वेट जो है वो नीचे को जाएगा, ना कि ऊपर को जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। कोई भी चीज जब गिरती है या कोई भी चीज जब प्रेजेंट होती है, एट प्रेजेंट वेट जो होता है किसी भी चीज का, जैसे इस रिमोट का जो वेट है वो मैंने ऐसे रख दिया, ये रिमोट मेरे हाथ पे, यानी ये कहां धक्का मार रहा है, मेरे हाथ को नीचे। अगर मैं ज्यादा हैवी चीज ले लूं तो उसका अगर वेट वो क्या होगा, नीचे, मेरे हाथ को नीचे कर देगा अगर मैं वेट नहीं उठा पा रहा तो। ठीक है ना, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी वेट। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, और लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी चीज पर आपने क्या किया, एक्सेलरेट करा, जैसे बाइक के जो हम उसको होता है रेस बोलते हैं, उसको रेस दे भाई, थोड़ा तेज भगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो रेस देने का मतलब वही है, एक्सेलरेशन देना मतलब उसको स्पीड बढ़ाना। अब आपको पता है आपकी किस साइड में एक्सेलरेशन जा रहा है भाई, स्ट्रेट आपका एक्सेलरेशन जा रहा है। आप ब्रेक लगा रहे हो, दैट इज रिटार्डेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन है। ब्रेक लगाना मतलब उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्यों? स्पीड कम होना। स्पीड कम होना मतलब एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो आपकी बाइक रुक रही है। आपकी बाइक इधर को जा रही है, बट आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके रेस को, मतलब आपकी रेस को जो चल रही है, जो आपका फ्लो है, उसको इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दैट इज ये बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, समझ में आया व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज? अब बच्चे बोलते हैं सर इसका यूज क्या है, ये क्या बकवास सी चीज है। देखो इसका यूज मैं आपको एक डेली लाइफ से बताता हूं। जो कॉमर्स और स्टूडेंट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट हो सारे हो, उनको यूज करना चाहिए। देखिए एक कार है, सपोज एक गाड़ी है, उसके 4 टायर्स होते हैं। सभी को पता है गाड़ी के 4 टायर होते हैं भाई। बंदे जा रहे हैं हाईवे पे, आजकल तो ट्यूबलेस टायर होते हैं ना। बंदे जा रहे हैं हाईवे पे, एक टायर जो है वो फट गया। अब गाड़ी पलट जाएगी भाई अगर अच्छी स्पीड पे हुई। सपोज आपकी गाड़ी जो है वो चल रही है इधर, किसकी रफ्तार से? सपोज 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 90 की स्पीड से। अब बच्चे को 90 किलोमीटर पर आवर जो का मतलब है कि 90 की स्पीड से हम गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम से गाड़ी का ये वाला टायर फट गया। ये जो ब्लू वाला टायर है ये ब्लास्ट हो गया। ठीक है, टायर फट गया, और ट्यूबलेस टायर नहीं है, आजकल तो वैसे ट्यूबलेस आते हैं। ये टायर फट गया। अब भाई साहब आपको क्या करना चाहिए? आपको अप्लाई करना चाहिए ब्रेक, अप्लाई ब्रेक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक्सेलरेशन अप्लाई करो, अप्लाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अप्लाई करो। ऑप्शन नंबर सी कुछ भी मत करो, ऐसी स्टिल रहने दो, और हैंडल, कंट्रोल द हैंडल, कंट्रोल द स्टीयरिंग या हैंडल। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके पास। आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इन तीनों में से किस चीज को अप्लाई करेंगे, ये आपको देखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों को एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना चाहिए। बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों, वाई? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना क्यों चाहिए सर? मैं प्रूफ दूंगा ना आपको, 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा ना। सबसे पहले जो गलत बातें हैं उनको समझते हैं कि हमें ये क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए गाड़ी चल रही है इस डायरेक्शन में, आपको पता ही है गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है। आपने ब्रेक अप्लाई किया, यानी आपने कर दिया उसको अपोज। एक तो वो गाड़ी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो वो गाड़ी अगर टायर फटेगा तो वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रही होगी, जा रही होगी नहीं जा रही होगी? गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही होगी? इस डायरेक्शन में जा रही होगी। भैया जिस तरफ का टायर फटता है ना, गाड़ी उस तरफ को झुक जाती है और हैंडल हमारा उधर को मूव होना शुरू होता है। मतलब हैंडल जो है आपका वो इधर को आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे को क्या करना है, उसको स्टिल रखना है ना। तो इससे क्या होगा, अगर गाड़ी को आप ब्रेक लगाते हो तो यानी आपने पीछे को फोर्स लगाया और ये इधर को ऑलरेडी जा रही है, यानी जो आपकी डायरेक्शन होगी, नेट डायरेक्शन गाड़ी की, वो ये हो जाएगी नेट डायरेक्शन। कैसे? मैं किसी चीज को इधर को खींच रहा हूं, मैं किसी चीज को इधर को खींच रहा हूं, एक बंदा इधर को खींच रहा है, तो नेट डायरेक्शन ये वाली नहीं आ जाएगी। मतलब मैं खींच रहा हूं यहां पर और दूसरा बंदा खींच रहा है यहां पर। भैया यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। मैं खींच रहा हूं इसको अपनी साइड इधर को और दूसरा बंदा खींच रहा है इसको इधर को। देखो ये वाला हाथ जो है मेरा ये इधर को खींच रहा है और ये वाला हाथ जो है मेरा ये वाला ये इधर को खींच रहा है। तो देखना एक बार जरा क्या हुआ, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस केस में इसका क्या मतलब हुआ, गाड़ी और भी ज्यादा इस तरफ मूव करने लगी, और ज्यादा हैंडल जो है वो और ज्यादा इधर को मूव हो जाएगा, राइट हैंड साइड, मतलब और ज्यादा पलटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अप्लाई ब्रेक कभी ना करें। स्टिल कंट्रोल द स्टीयरिंग, इस पर आता है सर। स्टिल कंट्रोल द स्टीयरिंग का मतलब है स्पीड इतनी तेज होगी ना, स्पीड इतनी तेज होगी
कि आप लोग स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, स्पीड देखो कितनी तेज है। अगर 20-30 पे होती तो आप कर सकते थे, बट स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप स्टिल रख के नहीं काम चला सकते, क्योंकि गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो इधर थी और जो इसकी मूवमेंट है वो इधर है। ठीक है, अब ब्रेक लगने की वजह से इसका रिटार्ड ये थोड़ा कम हो गया है और गाड़ी इधर को झुक गई है पूरे तरीके से, यानी इधर को सैंडल जा रहा है, तो मेरे को स्टिल करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्यों अप्लाई करें? देखिए, आपकी गाड़ी यहां को जा रही थी, यहां को जा रही थी, लेकिन आपकी गाड़ी यहां को झुकने लग गई जैसे ही टायर ब्लास्ट हुआ। आपकी गाड़ी यहां को झुकने लग गई जैसे ही टायर ब्लास्ट हुआ, आपने रेस दे दी और रेस दे दी, यानी गाड़ी सीधा जाने लग गई। गाड़ी किधर को जाने लग गई? सीधा जाने लग गई। जैसे ही गाड़ी सीधा जा रही है, ध्यान से सुनना, अब आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाया आगे को, यानी आपका एक्सेलरेशन बिल्कुल सीधा 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 सीधा, और ये गाड़ी इधर को जा रही है, यानी नेट जो आ जाएगा, नेट जो आएगा वो ऐसे आ जाएगा, नेट जो आएगा वो ऐसे आ जाएगा, यानी आपका स्टीयरिंग जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। पहले स्टीयरिंग कहां? बिल्कुल राइट हैंड साइड पे फोर्स लगा रहा था, लेकिन अब राइट पे नहीं लगा रहा फोर्स, थोड़ा सा राइट में कम हो गया फोर्स। तो इसने, इस रेस ने हमारी हेल्प कर दी, इस रेस ने हमारी हेल्प कर दी उस चीज को कंट्रोल करने में। उससे क्या होगा, हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल में आ जाएगा, और जैसे ही कंट्रोल में आएगा मेरा स्टीयरिंग, मैं रेस को धीरे 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 छोड़ना कम कर दूंगा, मतलब धीरे धीरे कम करना शुरू कर दूंगा रेस को। अगर मैं रेस को धीरे 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 कम करता रहूंगा, उससे फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं रेस को धीरे 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 कम करता रहूंगा, थोड़ा सा मेरे हाथ पे प्रेशर पड़ता रहेगा मेरे को, लेकिन पता होगा कि धीरे कम कर रहा हूं तो कंट्रोल में है नहीं है गाड़ी। जैसे ही थोड़ी रेस कम होगी, थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और, मतलब साइड में ले जाकर हम लगा सकते हैं उसको। लेकिन अगर हमने ब्रेक अप्लाई कर दी तो और भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे उसके झुकने के। ये चीज ध्यान रखना। दैट्स वाई मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर गाड़ी में टायर ब्लास्ट होता है, वैसे तो आजकल ट्यूबलेस टायर्स होते हैं, तो आपको रेस को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। जैसे ही हैंडल कंट्रोल में आ जाए, आपको लगे कि हां मेरे कंट्रोल में, आप रेस को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, और देखना फिर स्टीयरिंग में और ज्यादा वो लगेगा फोर्स, तो फिर आप उसे और ज्यादा आराम से पकड़े रखोगे, लेकिन धीरे 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 वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो हमें हमेशा एक्सेलरेशन का यूज करना चाहिए। देखा डेली लाइफ से कैसे वेक्टर्स यूज होता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस सब चीजों को ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम काम की बात पर आते हैं। हमें वेक्टर्स पता लग गया, व्हाट आर वेक्टर्स। अब आते हैं व्हाट आर स्केलर्स। स्केलर्स, देखिए, scalars are those quantity which has only magnitude, those quantities which have only magnitude, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। अब मैंने बोला जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड होने का मतलब है लाइक वर्क। मैंने बोला मैंने किसी भी चीज को धक्का लगाने के लिए 10 जूल वर्क अप्लाई किया, 10 जूल वर्क अप्लाई किया। बच्चे बोलेंगे सर इसकी तो डायरेक्शन हमें पता होती है। कैसे पता होती है? जैसे आपने बेड को खींचा, आपने बेड को खींचा तो आपको डायरेक्शन पता तो है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। भैया देखो, आपने वर्क कहां पर लगाया? ये पूरा बेड है, आपने वर्क लगाया देखो यहां पर, आपने वर्क लगाया इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर, लेकिन मूव ये पूरा हो रहा है। तो किस, आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फोर्स की वजह से मूव हो रहा है, फोर्स लगाने की वजह से मूव हो रहा है, और वर्क इस पूरे के ऊपर हुआ है, काम इस पूरे के ऊपर हुआ है। तो इस पूरे के ऊपर हुआ है तो डायरेक्शन कौन सी हुई? काम तो इसके ऊपर हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा। इस डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में तो हम ताकत लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो बल लगा रहे हैं। काम इस पूरे के ऊपर हुआ है, तो इसलिए वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज समझ में आई? और चीजें समझते हैं। और कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटीज? वैसे मैं थोड़ा सा मतलब साइंस छोड़े मुझे काफी टाइम हो गया, तो मुझे थोड़ी क्वांटिटीज मैं भूल रहा हूं कौन कौन सी क्वांटिटीज वर्क की होती थी। वर्क में मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो स्केलर होती हैं। हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक अगर मैं बोलूं डिस्टेंस इज स्केलर,
डिस्टेंस इज स्केलर। अब बोलेगा बच्चा, बोलेगा सर कैसे डिस्टेंस स्केलर है? मैं बोलूंगा यार एक बात बताओ, मैंने बोला कि मेरे घर का डिस्टेंस और स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर का है, ठीक है ना। मैंने ये तो नहीं बोला कि इधर चले जाओ या इधर आ जाओ, ये तो नहीं बोला, डिस्टेंस बताया भैया यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है। मैंने ये थोड़ी बोला इस डायरेक्शन में जाओगे तो 10 किलोमीटर है या उस डायरेक्शन में जाओगे तो 10 किलोमीटर। मैंने तो कैलकुलेट करके बताया 10 किलोमीटर है। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी वो, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज थी। अब आते हैं वेक्टर को थोड़ा सा मैथ्स से रिलेट कराते हुए। ये तो हमारे एग्जांपल्स थे कि वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है। रिलेटेड टू मैथ्स करके हम आते हैं वेक्टर्स पर। जैसे वेक्टर्स पर आपको सिखाया जाता है कि हमारे पास x होता है, हमारे पास y एक्सिस होती है, हमारे पास z एक्सिस होती है। x के कंपोनेंट i कैप होते हैं, y के कंपोनेंट j कैप होते हैं और z के कंपोनेंट k कैप होते हैं। i j k आर द, लिखना नहीं है बिल्कुल भी, कंपोनेंट्स ऑफ x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब बच्चा बोलेगा सर ये है क्या? देखिए कंपोनेंट का मतलब है कि अगर आप x की डायरेक्शन में चलोगे तो मैंने उसकी डिनोटेशन बता दी आई कैप। मतलब अगर मैं बोलूंगा आई कैप तो इसका मतलब आपको किधर की तरफ जाना है, x एक्सिस की तरफ जाना है। आपको किसकी तरफ जाना है, x एक्सिस की तरफ, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा j कैप तो आपको किसकी तरफ जाना है, y की तरफ। अगर मैं बोलूंगा k कैप तो आपको किसकी तरफ जाना है, k कैप, मतलब z की तरफ। हमारी इस दुनिया में 3D पाया जाता है, हर एवरीथिंग इज 3D। जैसे एवरीथिंग तो नहीं, जैसे सर्कल 3D नहीं है, ये मार्कर जो है, ये पेन जो है, ये आपका 3D पार्ट है, 3D फिगर है, क्योंकि ये x एक्सिस से भी है, y से भी और z से भी है। मतलब देख सकते हो आप इसको और पा सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब समझना जरा, जो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3D ही होता है। 5D 6D जो मूवीज आप 7D मूवीज देखते हो, दे आर इल्यूजन्स और नथिंग एल्स। 3D ही होती है हर एक चीज, ठीक है। हर एक चीज तो नहीं, मतलब सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, उन चीज की बात छोड़ दो। फिलहाल हम बात करते हैं वेक्टर्स की, आई कैप, जे कैप, के कैप की। आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप बोलोगे सर मैं जा रहा हूं आई कैप की डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो, ठीक है। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप बोलोगे किस डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूं जे की डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और अगर आप जेड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप के की डायरेक्शन में, के कैप। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने बस डिनोटेशन को एक्स वाई और जेड करने की बजाय मैंने डिनोटेशन कर दी आई कैप, जे कैप और के कैप से। इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझना है। अपने घर का कोई भी कॉर्नर ले लो, कोई भी कॉर्नर, जो दीवार का जो कोना होता है ना, उसको ले लो। उसमें देखो 3 लाइंस हैं, एक जा रही है दीवार का, ये आपका रूम है, सपोज दिस इज योर रूम। आप बैठे हुए हो कहीं पर, यू आर सिटिंग हेयर सपोज, ठीक है। आप इस कॉर्नर को देखिए, ये कॉर्नर 3 चीजों से बन रहा है, अगर मैं इसे डिनोट करूं तो। और वो 3 चीजें क्या क्या है सर? 1, सर 2, सर 3। ये कॉर्नर आप देखो बस, ठीक है। ये कॉर्नर आपको देखना है। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और दूसरा है जेड एक्सिस, ठीक है। आप यहां पे बैठे हो, यू आर द पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, ये वो कॉर्नर है और यू आर द पॉइंट। ये कॉर्नर ओरिजिन माना जाता है 0 0 0। मैंने बोला आप जो हो ना, मैंने बोला आप 3 आई कैप, 4 जे कैप और 6 के कैप पर बैठे हो। अब यहां पर हो, मैंने बोला यहां पर आप बैठे हो, आप बैठे यहां पर हो, लेकिन मैंने उसे वेक्टर में डिनोट कर दिया है। मैंने कैसे कर दिया? मैं जादूगर हूं? मैं जादूगर नहीं हूं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं अगले पेज पे, ताकि आपको इजीली दिखे। वेक्टर्स को समझ लो, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से हम इसे कभी समझ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये 3 हमारी डायरेक्शन हो गई। आप रूम के कॉर्नर को देख सकते हो। मैं तो आपको दिखा नहीं सकता रूम का कॉर्नर, बट मैं आपको बता सकता हूं कि आप रूम का कॉर्नर देखिए, आपको पता लग जाएगा
दिस इज वर्टिकल एक्सिस, तो मैं इसको लूंगा, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस यानी y, इसको मैं लूंगा x क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और इसको मैं लूंगा z। ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गई अपनी x y z। आप यहां पर बैठे हो, मैंने आपकी वैल्यू बोली थी, ये पॉइंट है, सर्कल मैंने हाईलाइट करा है, ये मैंने बोला था 3i + 4j + 6k। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप 3 यूनिट x के डायरेक्शन में बैठे हो। मतलब अगर यहां से एक, जैसे एक ग्राफ बनाते थे 2 और 3, तो ये आप हो गए 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। समझ में आई मेरी बात? 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर मैं बोलूं y, तो 1 2 3 और 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस आप बैठे हो। देखो मैं इसको प्रॉपर स्ट्रेट नहीं बना पाऊंगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बनाई है ना, ये नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, एंड 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ z बैठे हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। यानी आप जहां बैठे हो वो x की तरफ 3 यूनिट है, y की तरफ 4 यूनिट है, और z की तरफ 6 यूनिट है। जैसे अगर मैं बोलूं एक पॉइंट जो है वो 3,4 है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो ऐसे बना है, सही बना है ना। बट फर्क इतना आ जाता है, यहां पे तीसरी वो और आ जाती है डायमेंशन, z एक्सिस। जैसे मैंने वो यहां बना दी, ठीक है, z एक्सिस हो जाती है एक डायमेंशन, और उसकी भी डायरेक्शन हो जाती है 6 यूनिट। बस इन तीनों से मिलाकर वो पॉइंट बना है कि x की तरफ 3, y की तरफ 4 और z की तरफ 6 यूनिट। ये अपना 3i + 4j एंड 6k का मतलब है। यानी i, j, k आर द कंपोनेंट्स ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसका ये मतलब हुआ कि x की डायरेक्शन में 3 यूनिट, y की डायरेक्शन में 4 और z की डायरेक्शन में 6 यूनिट आप बैठे हुए हो। ये समझ में आया कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ वेक्टर्स को और समझते हैं डिटेल में। देखिए वेक्टर बहुत सिंपल है अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। ठीक है, इसमें आप कॉपी कर लीजिए पहले ये 2 बातें, और इसको डायग्राम को भी आप इतना बड़ा बनाएंगे, एक पेज पूरा खराब करेंगे उसके लिए। ठीक है ना, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। अब ये डायग्राम बना लेना, और इसको ऐसे ही 2-3 कलर से हाईलाइट करके बनाना, सही रहेगा। देखिए कुछ बातों पर आते हैं, जैसे वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको अगर, तो एक तो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब देखो, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। मैग्नीट्यूड निकालना कैसे है ये नहीं पता, ठीक है। नल वेक्टर होता है जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओ से, ओ वेक्टर, वेक्टर के ऊपर आप ऐसे लगा देंगे लाइन कि मतलब वो वेक्टर है।
ओ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप एक्स से कुछ चले ही नहीं, वाई से भी नहीं दूर हो और जेड से भी दूर नहीं हो, यानी आप ओरिजिन पर हो। दैट इज नल वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 0, हैविंग मैग्नीट्यूड इज 0। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इज 4 एंड जेड इज 6, क्योंकि जिस जिससे उतना उतना दूर है। एंड आई जे के इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड इज 0। यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया, व्हाट आर यूनिट वेक्टर, व्हाट इज नल वेक्टर। ठीक है, अभी इसमें और समझते हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर, जैसे आप बैठे हुए थे, आप ए वेक्टर हो, आप बैठे हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब हुआ कि ये कैप है, नॉट आई। आई डॉट बना के भी ऊपर लगा सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप का मतलब है कि एक्स मतलब जो एक्स से दूरी पर थे आप, ठीक है, वाई वाई से दूरी पर, जेड जेड से दूरी पर, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप यहां पे दो डंडे लगा देते हो, दे आर नॉट मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना। ये दो डंडे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉड्यूलस नहीं बोलना। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, यानी यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो इन सब बातों को फटाफट से। देखिए, वेक्टर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। सपोज आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, यू आर ए वेक्टर, और एक बंदा जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज बी वेक्टर। या आप कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को आपने खींचा इधर को, उसने खींचा ऐसे, तो या सीधा खींचा, सीधा सही रहेगा, थोड़ा ना समझ में आता है वो। देखो, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, आप इसको अपने घर पे ना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे? आप यहां रखो एक चेयर, यहां रखो एक चेयर, आप उसको खींचो इधर को, दूसरा बंदा खींचे उसको इधर को, आपने खींचा इधर को और दूसरे बंदे ने खींचा इधर को, तो बेसिकली चेयर यहां से मूव होकर ना इधर आ जाएगी, इस पॉइंट पर, यानी इस लाइन पर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके ऐसे कर दूं, टर्न कर दूं यहां पर, तो ये इधर को आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आ गया? दिस इज कॉल्ड, इसकी वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप दोनों की ताकत होगी। आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, दोनों वेक्टर की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ये लाइन जो आएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगी। आपने किसी चीज को खींचा इधर को, आप एक चेयर ले लीजिएगा, आपने किसी चीज को खींचा इधर को और दूसरे बंदे ने खींचा उस चीज को उधर को, ऊपर को, तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी? ऐसे, मतलब आ किस लाइन में गई? इस लाइन में आ गई ना वो चीज। वो पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, आप इधर को खींचो और दूसरा बंदा इधर को खींच रहा है, तो बेसिकली वो पॉइंट इस यहां पर आ जाएगा और ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये चीज ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी 1 है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो वेक्टर का सम जो है अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का भाईचारा प्रॉपर्टी है कि अगर मैं बोलूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले उन दो को कर लो फिर सी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो।
देखिए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस तो हम 3D में ही पढ़ेंगे, बट वेक्टर्स के अंदर जो चीजें पढ़नी उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, देखिए सर दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर दो तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, क्रॉस नहीं लगा सकता यार यहां पे मैं, सॉरी, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि वेक्टर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके स्केलर बनाए, गलत जवाब। आपने क्या किया, आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, बट आपको जो यूनिट मिली वो स्केलर थी, जो यूनिट मिली वो स्केलर थी, वो इसकी वजह से नहीं होती, पहले पूरी बात खत्म करने दो मेरे को, वो इनकी वजह से नहीं होती कि भाई अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्केलर आंसर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी जरूरी भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो और एक वेक्टर बनाए, ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो और स्केलर बनाए, दो स्केलर मल्टीप्लाई होके वेक्टर भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे कि फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मुझे वर्क मिल गया, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट से डिनोट किया जाता है, डॉट से डिनोट किया जाता है। मैं ज्यादा इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्केलर इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे को पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है, देन वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। मैं इनको बस बेसिक से बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर अपनी एक पूरी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज इसके ऊपर है, आई थिंक सेकंड और थर्ड इसके ऊपर है, फोर्थ इसके ऊपर है। तो वेक्टर हल्का सा बता दूंगा कि आपको बस समझ में आ जाए। कोई भी दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो, कोई भी दो क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है, कोई भी दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो और आपको स्केलर दे, सॉरी, आपको वेक्टर दे, वेक्टर क्वांटिटी दे, तो वो कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। उस केस में क्रॉस लगता है, उस केस में क्या लगता है, क्रॉस। आपको जरूरी नहीं है कि, मैंने आपको क्या बोला, जरूरी नहीं है दोनों की दोनों वेक्टर हो, दोनों की दोनों स्केलर हो, अनइवन भी हो सकती है, एक स्केलर एक वेक्टर भी हो सकती है, एक वेक्टर एक स्केलर भी हो सकती है, सेम यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर से होगा तो वेक्टर ही बनेगा, वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर से होगा तो स्केलर ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकती है टर्म्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हमें इसके बारे में पढ़ना है पहले, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू स्केलर आ रहा है, ये स्केलर इसलिए होगा अगर कभी भी डॉट प्रोडक्ट लग गया तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लिखना नहीं है, इसको लिखने का टाइम दूंगा अभी मैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसको लिखो मत क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को मैं यहां ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला ए डॉट बी जो है वो हमेशा ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। मुझे कैसे पता, क्योंकि बीच में इन्होंने डॉट लगा के दिया है, क्या लगा के दिया, डॉट लगा के दिया। अगर बीच में क्रॉस लगा के देते तो मैं समझ जाता कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, गॉट इट। अब समझो इसको ध्यान से, ए वेक्टर जो है मेरा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और बी वेक्टर जो है मेरा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर आप तो बड़े चालाक हो, आपने तो एक्स वाई और जेड को सेम सेम ले लिया, बिल्कुल ठीक। आप एक काम करो ना, 1 2 1 1 1 ले लो, ये पहले वाले के हो गए, ये 2 2 और 2 ले लो, ये दूसरे वाले के हो गए, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, बेसिकली आप कह सकते हो मल्टीप्लाई करना है। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, डॉट, प्रॉपर डॉट दिखना चाहिए, बढ़िया सा बनाएंगे, मोटा सा थोड़ा सा, ताकि दिखे। x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप,
फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा पहले इससे x1 i कैप डॉट j कैप, ठीक है, प्लस x1 इंटू y2, ये i कैप ही तो है, x1 इंटू y2 i कैप इंटू j कैप, मैंने डायरेक्शन को ऐसे ही ले लिया, प्लस x1 इंटू z2 i कैप डॉट k कैप, प्लस y1 इंटू x2 j कैप डॉट i कैप, ठीक है। मतलब मैं प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इसको करूंगा अब इससे, प्लस y1 इंटू y2 j कैप डॉट j कैप, ठीक है, प्लस y1 इंटू z2 j कैप डॉट k कैप, प्लस z1 इंटू k कैप, z1 इंटू x2 k कैप, z1 इंटू x2 k कैप इंटू i कैप, प्लस z1 z1 इंटू y2 k कैप इंटू j कैप, प्लस z1 इंटू z2 k कैप इंटू k कैप। बच्चे अगर आपको इसमें दिक्कत आई है तो कुछ घबराने की बात नहीं है, मैंने इसको इस तीनों के साथ, इसको इन तीनों के साथ और इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, i डॉट j डॉट k डॉट i हमेशा 0 होते हैं। इनको उल्टा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे j डॉट i, k डॉट j, i डॉट k, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप देखो, ये पार्ट 0, ये 0 मेरा, ये 0 मेरा, ये 0 मेरा, ये नहीं होगा क्योंकि ये j डॉट j है, ये 0 होगा मेरा, ये 0 होगा मेरा, ये 0 होगा मेरा। ये जितने मैंने ब्लू से लिखे हैं दे आर जीरोस, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बचा आपका, ये x1 x2 था, ठीक है, ये आपका बचा, ठीक है, ये आपका बच गया और ये आपका बच गया। तो आपको अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो बेसिकली मल्टीप्लाई कौन कौन हुए, आई कैप वाला और आई कैप वाला, जे कैप वाला और जे कैप वाला, और के कैप वाला और के कैप वाला। भैया देख लो, आई आई, जे जे और के, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको मैं लिख दूंगा x1 x2 आई कैप प्लस y1 y2 जे कैप प्लस z1 z2 के कैप। बेसिकली ये हो गया x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू a डॉट b। मतलब अगर कभी भी a डॉट b निकालना है तो आप डायरेक्ट, मैंने बोला डायरेक्ट क्या करेंगे, i वाले को i दूसरे i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाले को दूसरे j वाले के साथ मल्टीप्लाई और k वाले को दूसरे k वाले के साथ मल्टीप्लाई। यहां पर रफ फिगर में देखेंगे, उसमें देखेंगे आप, रफ वर्क में देखेंगे एक बारी। a आपका क्या था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। b आपका क्या था, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और यहां पर ले लेते हैं एक एग्जांपल बढ़िया सा, इन्हीं को देखते हुए हम, a इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, b इज इक्वल टू 5 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 7 k कैप। तो क्या करना है आपको, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी -10, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी +18 और इन दोनों को यानी -28, यानी आंसर आपका जो आया -38 प्लस 18 -20 इज योर a डॉट b।
समझ में आई बात कि डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी सिंपल है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो पूरा पूरा करना पड़ता, इसके अंदर क्या करना है, सबको उड़ा देना है, आई आई वालों को, जे जे वालों को, के वालों को। समझ में आई बात, सिंपल है। कॉपी करो इसे आराम से, कॉपी जल्दी मत मचाया करो कॉपी करने के लिए, टाइम देता हूं ना उसमें किया करो कॉपी, ठीक है ना, वो टाइम फिर वेस्ट करते रहते हो, यहां ध्यान नहीं देते। आज की क्लास में पूरे बेसिक बेसिक करा दूंगा और देखता हूं कुछ क्वेश्चन हो पाए तो करा दूंगा, नहीं तो कंफर्म नहीं बोल सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट हमने समझा, क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और एंड ऑल्सो फाइंड, यहां लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, एक सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको सेकंड पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक और इसी पे, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसको याद रखना, क्योंकि सेकंड वाला जो पार्ट है वो मिसलेनियस के अंदर यूज होता है, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आता है, ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5। पहले तो क्वेश्चन लिख लो पूरा का पूरा, फिर मैं क्वेश्चन को समझा दूं क्या कह रहे हैं। दोनों पार्ट उतार लो,
अब देखिए, इसका मतलब समझो, एक ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में हो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे आपको निकालना है क्वेश्चन को। अब बच्चों को लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं यार बहुत आसान है, एग्जाम में कई बार आता है ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स में या 2 नंबर में। देखिए, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन वो इसकी डायरेक्शन में हो। उसका तरीका होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट उसे ए कैप बोलते हैं। ए वेक्टर क्या है मेरा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अगर आपने मैग्नीट्यूड देखा हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट किया 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 4 9 16, 16 4 20 और 9 29, 29, यानी मैं इसे अलग अलग करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2i डिवाइडेड बाय रूट 29 प्लस 3j डिवाइडेड बाय रूट 29 और 4k डिवाइडेड बाय रूट 29। अब अगर आप चाहो ना तो चेक कर सकते हो, ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो 2 3 और 4 आ रहे हैं और यहां पे भी 2 3 और 4 आ रहे हैं। नीचे अगर कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे तीनों के अंदर सेम है तो, और ऊपर की टर्म्स इसके साथ सेम है, इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में होंगे। समझ में आई बात? ये चीज ध्यान रखें। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब उसने बोला ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, निकल गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 हो, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम कर देंगे सेकंड पार्ट यहीं पर ही, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लिख देंगे vector in the direction of a vector, vector in the direction of a vector having मैग्नीट्यूड 5। अगर मैग्नीट्यूड 5 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, बात खत्म। 5 से कर दिया इस पूरे को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5a कैप इज इक्वल टू, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 टू 10i कैप डिवाइडेड बाय रूट 29 प्लस 15j कैप डिवाइडेड बाय रूट 29 प्लस 60k कैप डिवाइड बाय रूट 29। कॉपी कर लो इसे फटाफट से, चलो जल्दी करो। सॉल्यूशन ना, हाँ ठीक है, रुको पहले ऊपर वाला सॉल्यूशन करो फिर मैं नीचे वाला दिखा दूंगा, तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा वो। देखिए मैग्नीट्यूड बता दिया, ये बता दिया, क्या रह गया अभी,
हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। अब एक्सरसाइज पर आ सकते हैं हम सीधा। पैरेलल वाले केस में भी यही करना होता है। एक्सरसाइज 10.3 पर आते हैं। 10.2 पर 1 नहीं करनी, 2 करने, 2 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। सारे के सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये हो गया, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले कंपोनेंट्स लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर यानी हो गया 4 प्लस 49 प्लस 9 62। वन बाय √3 का स्क्वायर, पहले तो रूट लगा देंगे सब पे, प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर प्लस -1 बाय √3 का स्क्वायर। के वगैरह मत लाया करो, है ना। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 रूट अंडर 3/3 यानी 1 आ गया। यानी ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इन सबको फटाफट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर जिनके सेम मैग्नीट्यूड हो। यार देखो सीधी बात, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं माइनस भी लगा दूं तो। लो मैंने सिर्फ इसी में लगा दिया, चाहे तो तीनों में लगा दो चाहे दोनों में लगा दो, चाहे इनकी पोजीशन को चेंज कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 यहां पर, 3 यहां पर, 2 यहां पर, आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है। थर्ड, डिफरेंट राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है कि डायरेक्शन सेम रही। ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू अगर आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब उसने क्या बोला कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स, दो डिफरेंट वेक्टर जिनका सेम डायरेक्शन है। यार इसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ गई बात। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। नहीं तो आपको मैंने क्या बोलता है, सेम भी रख सकते हो, नहीं तो आपको सेम रखना है। ठीक है ना, वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर निकाल लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। कहता है ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। कॉपी नहीं करो, पहले देखते रहो। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा। अगला देखो, फिफ्थ,
हाँ, ये मैंने आपको सिखाया नहीं बट आप सीख जाओगे आप। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट दिस। देखो ये अगर ए है, ये अगर बी है, आपको अगर निकालना है ए बी वेक्टर तो हमेशा क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालना है। बी में से ए के पॉइंट को माइनस, बी का पॉइंट माइनस ए का पॉइंट आई कैप प्लस 7 - 1 जे कैप। अगर के होता तो के भी निकल जाता। तो आप कह सकते हो कि अगर 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना हो, ए आपको x1 y1 z1 दिया हुआ है, बी आपको x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो आप ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर देते हैं, -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये आ गया मेरा ए बी वेक्टर। उसने निकालने के लिए क्या बोला था, उसने बोला फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। देखिए स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट मतलब जो डायरेक्शन के साथ वाले हैं। स्केलर कंपोनेंट -7 और 6 हो गए, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट। अब बच्चा बोलेगा -7 एंड 6, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है बेटा जी, 7 और 6 होंगे। क्यों नेगेटिव वाला क्यों नहीं होगा, देखो नेगेटिव जो शो कर रहा है ना, उसका मतलब है एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स डैश एक्सिस है। जैसे अपने पास 2 एक्सिस होती है एक्स की, ये वाली एक्सिस नहीं है एक्स की। कौन सी वाली एक्सिस है, ये। तो नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ रहा। स्केलर कंपोनेंट क्या क्या हुए, 7 और 6 हुए। समझ में आ गई बात, ठीक है। वो नेगेटिव आई के साथ है, आई के साथ इन द सेंस कि एक्स का एक्स डैश एक्सिस है, ये वाली एक्सिस से 7 यूनिट दूरी पर है। समझ में आ गया, तो नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी करवाता हूं, पहले इतना लिख लो, थोड़ा ज्यादा हो गया, इस पे लिख दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था ना। हाँ, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, सम निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी, पहले आई वाले ऐड कर लो, 1 2 और 1 5 आई कैप। जे वाले कर लो, -2 + 4 + 2 -6 -4 जे कैप। 5 और 1 6 और ये माइनस के कैप। दिस इज योर 6th क्वेश्चन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ओके रिपोर्ट मामला। तो ये हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 1/2 और 4 √6 प्लस जे कैप बाय
√6, ठीक है, और k कैप बाय √6, बस ये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है P इज 1 2 3 एंड Q इज 4 5 6, ठीक है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पहले पी क्यू वेक्टर तो निकालें, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप ऐसे प्लस 3 के कैप। अब पी क्यू वेक्टर का कैप अगर निकालेंगे तो पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही होगा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 999 यानी √27। देखो √27 और सिंप्लीफाई हो रहा है तो और सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे 3√3 हो जाएगा वो, ठीक है ना, उसको 3√3 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अभी दिखाता हूं मैं, जैसे और सिंप्लीफाई करके अगले पेज पे करता हूं, यहां तो जगह नहीं है। ये हो जाएगा 3i कैप डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 3j कैप अपॉन 3√3। ये आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे आप एलसीएम बोलते हो ना, वो, तो आंसर आ गया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। समझ में आया? प्लीज नोट डाउन। पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं ये ग्रीन वाला थोड़ा इधर कर दूंगा तो आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कहता है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू
ठीक है ना। कहता है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी की डायरेक्शन में दो में से एक गए, एक जे और जे जीरो ही हो जाएगा ये तो अपना, और 2 और 1 प्लस के कैप। देखो उसने क्या बोला है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल दो। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसे कैप लगा दो कि दिस इज रॉन्ग, आप लेट कर सकते हो कि एक सी वेक्टर है, क्योंकि आप सिंगल वेक्टर के ऊपर लगा सकते हो, डबल पे नहीं लगा सकते। या ये पी क्यू होता तो लगा सकते थे, जीरो जे को मैंने लिखा ही नहीं। अब आप निकाल लेंगे सी कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ऐसे यूनिट वेक्टर in the direction of C vector is equal to this I cap plus K cap divided by root under 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स के वैल्यूज 1 1 है। 1 I cap डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 K cap। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखिए लेट कर लेते हैं इस वेक्टर को, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k, विच इज मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट, मैग्नीट्यूड ए यूनिट बोला है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ब्रैकेट में ए कैप लिख देंगे, इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 25 प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस 1 प्लस 4 यानी रूट 30, 5i कैप अपॉन रूट 30 माइनस जे कैप अपॉन रूट 30 प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। रूट 30 के फैक्टर नहीं होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 8 से, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बच्चे ना इसको क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आ वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर लिख देंगे। अबे अगर वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड 8 कैसे हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ऐसे लिखेंगे 8i कैप इज इक्वल टू पूरा 8 से मल्टीप्लाई करके, अगर आपको नहीं दिख रहा तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि 8 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, और आप जिस क्लास में उसमें आराम से 8 से मल्टीप्लाई करना आता है सबको, ठीक है। अब आप नोट करेंगे बिना टाइम खराब करे, एक मिनट ऐसे करो। देखिए एट ए कैप, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर में कोलिनियर बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर देख लीजिए एक बारी।
वैसे तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर मैं आप लोगों को 3D में भी पढ़ाऊंगा, बट होता क्या है कि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर 3D में पढ़ेंगे ये वो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पे लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है या 3D का। वेक्टर में भी आई कैप जे कैप के कैप होता है, वेक्टर में भी कोलिनियरिटी प्रूव करना पड़ता है, और 3D में भी सेम है। मतलब सारा सेम नहीं है बट काफी चीजें सेम है। तो इसलिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि सर ने पढ़ाया नहीं। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट होगा हमेशा, ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट। अब ए वेक्टर आपको देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है देखिए, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। देखो बी वेक्टर में से ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आया, -2 कॉमन आ गया, तो क्या लेंगे, 2i प्लस माइनस 3j प्लस 4k। तो आप कह सकते हो सिंस बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ऑफ ए वेक्टर, लैम्डा -2 हो गया। अब बच्चा बोलेगा नहीं सर आपने तो बोला था ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, तो डिनोटेशन भाई मेरी मर्जी कोई सी भी रखूं, यहां पे बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। और ये जो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है ना, ये अगली एक्सरसाइज में भी हम करेंगे बाय यूजिंग एंगल की हेल्प से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि बाय यूजिंग फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, ऐसा तो रटना नहीं होता ना, कुछ भी आ सकता है। हमारे ऊपर है कि मैं कैसे कर रहा हूं उसको प्रूफ, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, बट कोशिश करिएगा एंगल के उससे प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आसान हो जाता है, ठीक है, और बढ़िया भी रहता है हमारे लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन कोसाइन से ले लेना, और वो तो 3D में ही करवाऊंगा मैं वो बढ़िया तरीके से, तो आप उसमें 3D वाले में कर सकते हैं, उसको कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंडेड to the axis OX, OY and OZ। पहले तो इसको समझो क्या कह रहे हैं। एक हमने बना लिया इस तरीके से अपना 3D का डायग्राम, X, Y, Z, I, J, K एक पॉइंट होगा, वो आई जे के होगा, ऐसे। लेकिन आपको क्या बोला है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ओरिजिन इज कॉल्ड ओ एक्स। अगर मैं देखूं तो ये पार्ट जो है ये यहां से लेकर यहां तक जो है मेरा वो 1 यूनिट होगा, क्योंकि यहां पे देखिए कितना है 1 है,
ये जो पॉइंट है वो तीनों की रजामंदी से बना होगा, एक्स वाई और जेड के वजह से बना होगा, उनकी रजामंदी से बना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ओ एक्स की वैल्यू 1 आई कैप है, ओ वाई की वैल्यू 1 जे कैप है और ओ जेड की वैल्यू 1 के कैप है। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू 1 आई कैप, इसकी वैल्यू 1 जे कैप और इसकी वैल्यू 1 के कैप। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूं तो इसने बोला क्या है, एक बारी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोबारा से। अब क्वेश्चन कहां चला गया? क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट देना जरा, क्वेश्चन मिस हो गया क्योंकि मैं फोन में खोलता हूं ना एनसीईआरटी। मैं कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यही तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका टारगेट रहेगा कि आप एंगल्स निकालें, मतलब यार रेशियो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल्स भी निकाल सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको माना ए वेक्टर है पर इसका मैग्नीट्यूड निकाला। क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3। अब अगर मैं निकालने बैठूं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ये मुझे करवाने ही पड़ेंगे आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, जो एंगल बनेगा वाई एक्सिस से, जो एंगल बनेगा जेड एक्सिस से, दे आर इक्वल। तो कॉस अल्फा जो है वो होगा ये वाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √3, इसका मैग्नीट्यूड। दूसरे वाला y वाला मैंने मान लिया कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3 और z वाला मैंने मान लिया कॉस गामा दैट इज इक्वल टू 1 बाय अगेन √3। क्यों? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड डलते जाएंगे 1/√3 1/√3, क्योंकि इससे इंक्लिनेशन चेक करना था। आपको मैं ये बात बता दूं, अगर आप लोगों को थोड़े से भी इसमें दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट भी हम 3D में ही पढ़ेंगे या फिर अगली एक्सरसाइज में भी आएगा। और 3D में ऐसा क्वेश्चन है, आपको इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल निकालना है, किसके बीच में? ए वेक्टर और इसके बीच में एंगल निकालना है। कॉन्सेप्ट अगले उसमें एक्सरसाइज में बताऊंगा ही, उससे निकाल लेना, आंसर सेम आएगा, ये गारंटी मेरी। बस अल्फा की जगह θ1 θ2 और θ3 हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, लिखना है लिख लो, आप लिख सकते हो यहां पे साइड में, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन इन 3D और इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो ऐसे कर सकते थे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। फिर आते 15th, खत्म कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को आज। क्वेश्चन नंबर 15, show that position vector of a point R which divides the line segment joining the point P and Q। P की वैल्यू कितनी है? P के पॉइंट्स की वैल्यू है I प्लस 2J माइनस K। Q की वैल्यू कितनी है? -I प्लस J प्लस K। हमें R निकालना है, पोजीशन वेक्टर 2:1 इंटरनली। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, R निकालना है 2:1 इंटरनली। घबराना नहीं है, पूरा वेक्टर इससे मल्टीप्लाई, पूरा वेक्टर इससे, मतलब पहले पॉइंट होता था, अब पूरा पूरा वेक्टर हो जाएगा अगर वेक्टर है तो आप कहेंगे कि हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R is 2 into -I plus J plus K plus 1 into I plus 2J minus K divided by 2 plus 1। याद है ना? M1 plus M2 है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
डिवाइडेड बाय 3, -2 प्लस आई माइनस आई, 2 से 2 4j, और ये k, और अलग अलग करके लिखा करो ऐसे नीचे 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आर वेक्टर। समझ में आ गई बात? दिस इज योर आर वेक्टर। अब आगे देखिए, आगे क्या है, एक्सटर्नली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था। एक्सटर्नली में बस कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना और कुछ नहीं करना। 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के -1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, दैट इज योर आंसर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। इसे कंप्लीट करना अभी। दो क्वेश्चन और। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट है 2 3 4, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आर मान लेता हूं, ठीक है ना, वो निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है यार, पहले पॉइंट निकाल लो। 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 याद है, कॉमा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 याद है, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 6/2 यानी 3, और 4/2 यानी 2, और ये 2/2 यानी 1, 3 2 1। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर इज 3i प्लस 2j प्लस 1k। शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। घबराने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा, √9 प्लस 16 प्लस 16, 41 हो गया, तो √41। बी वेक्टर निकालते हैं भाई। बी वेक्टर क्या आएगा मेरा, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस के, √4 प्लस 1 प्लस 1, √6। सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 और एक 26 और 9, 26 और 9 हो गए हमारे 35। हाँ, अब आप देखिए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सिंस therefore they are vertices of right angle triangle। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसे। नोट डाउन कर लीजिए।
तो ठीक है, अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं एंगल वाला कॉन्सेप्ट, तो उससे क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका रह रहा है वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत बढ़िया क्लास होगी, इससे आगे का ही करना है। उसके अंदर 10.3 हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि उसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं। ये आज आपकी बेसिक क्लास थी वेक्टर की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।